Hello everyone, welcome to ProCUET. 15 MCQs you can't miss. Day 7. So let's start with the questions. तो पहले आपको ये अनसीन पैसेज दे रखा है एंड इस जो पैसेज है इससे आपको क्वेश्चन के आंसर करना है. तो आप जो है वीडियो पॉज करके जो है अगर चाहो तो पैसेज लाइन बाय लाइन खुद से पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप खुद से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे आंसर्स ढूंढने हैं कैसे नहीं ढूंढने हैं. ठीक है, कैसे क्वेश्चंस का आंसर करना है. तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस बारे में है. जैसा कि आप पढ़ सकते हो, इन द हार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रैपिड मैकेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन लेड टू profound transformation of economic and social structures. Factories emerged as the epicenter of production, replacing the traditional cottage industries. तो कि आप जैसा देख सकते हो इसके अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में है, कैसे प्रोडक्शन की चीज़ें चेंज हुई, इकोनॉमिक्स चेंज हुई. ठीक है, उसके बारे में है कैसे मास प्रोडक्शन होने लगी, कॉस्ट लोअर करने के बारे में बात हुई. ठीक है, एंड क्या क्या चैलेंजेस आए इस एरा में और क्या क्या हजार्डस कंडीशंस थी जिनके अंदर लोग काम करते थे, या क्या क्या प्रॉब्लम्स आती थी. लैक ऑफ लेबर लॉ जिसकी वजह से एक्सप्लॉइट होता था, मिनिमम वेजेस, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हो रही है तो जब लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन होगा जब तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पे ये प्रॉब्लम है तो इसके बारे में हम लॉज बनाते हैं या रेगुलेट करना स्टार्ट करते हैं इसको. तो जब कोई नई चीज़ स्टार्ट होती है उसके बाद उसके ऊपर रेगुलेशंस आना शुरू होती है. ठीक है, इसके आगे हम आगे का देखते हैं. यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉ ब्रेक थ्रू विद द इन्वेंशन एंड टेलीग्राफ अलाउइंग मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड अक्रॉस फास्ट डिस्टेंस इन मिनट रेदर दैन वीक्स. तो फिर यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ जब हुआ तो जो टेलीग्राफ इन्वेंट हुआ तो उससे जो मैसेज ट्रांसमिट करना एक जगह से दूसरी जगह इजी हो गया. आज तो क्या मोबाइल फ़ोन है या कंप्यूटर है, बट उस टाइम पे जब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे टेलीग्राफ हुआ करता था. ठीक है, उससे फास्टेस्ट जो मैसेज ट्रांसफ़र करने का वे था वो टेलीग्राफ था. ठीक है, एंड उसके अलावा फिर नेशन के ऊपर है, फ्री मार्केट इकॉनमी है. तो इन सब चीज़ों के बारे में है कि कैसे कोल फॉसिल फ्यूल्स को जो है यूज़ करा गया, उससे पोल्यूशन हुआ या डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ. ठीक है, तो आप ये खुद पढ़ सकते हो. एंड हम आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं अब. तो क्वेश्चन 1 है, व्हाट डज वन ऑफ द मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. ऑप्शन ए, द डिक्लाइन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. ऑप्शन बी, द इमर्जेंस ऑफ लेबर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स. Option C, the replacement of traditional cottage industries with factories. And option D, a decrease in urban population growth. तो देखो, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो उससे क्या हुआ, तो उससे देखो डिक्लाइन इन इंटरनेशनल ट्रेड ये थोड़ी हुआ है. इंटरनेशनल ट्रेड तो उससे और बढ़ जाता है. ठीक है, फिर इमरजेंस ऑफ लेबर लॉ प्रोटेक्टिंग वर्कर्स तो ये भी हुआ था, बट जो मेन कॉन्सिक्वेंस था ये कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं था. मेन था द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज विद फैक्ट्रीज. इंडस्ट्रियलाइजेशन का मेजर कॉन्सिक्वेंस क्या था कि जो छोटी इंडस्ट्रीज थी कॉटेज इंडस्ट्रीज इसको रिप्लेस करा था बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज ने. आप दिखा देता हूँ मैं आपको कहाँ पर था ये. ठीक है, तो ये इसके अंदर हमने पढ़ा था, फैक्ट्रीज शिफ्टेड फ्रॉम एरा, फैक्ट्रीज एमर्ज्ड एज एपिसेंटर ऑफ प्रोडक्शन रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज. ठीक है, तो आप जब लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको समझ आते जाएगा. और लेबर लॉ की बात यहाँ पे है, लेबर लॉ. ठीक है, तो आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं. तो ये रहा आंसर हमारा, द रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल कॉटेज इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट पे चलते हैं. आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज. रेलवेज कनेक्टेड डिस्टेंस रीजन्स फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल एट एन अनप्रेसिडेंटेड पेस. ठीक है, तो ए इनकरेक्ट ऑफ यूज ऑफ फैसिलिटेटिंग. बी है रेलवे शुड बी सिंगुलर. थर्ड है नो ग्रामेटिकल एरर. एंड फोर्थ है एट एन अनप्रेसिडेंटेड प्लेस शुड बी इन एन अनप्रेसिडेंटेड प्लेस. प्रेसिडेंटेड पेस, सॉरी प्लेस बोल दिया मैंने. तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि रेलवेज आर कनेक्टेड. तो यहाँ ऐसा गलत तो नहीं है, रेलवेज आर कनेक्टेड. ठीक है, रेलवेज कनेक्टेड, सॉरी. ठीक है, उसके अलावा फिर आप नो इनकरेक्ट यूज़ ऑफ फैसिलिटेटिंग. तो फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट यहाँ भी कोई गलती नहीं दिख रही है. फिर एट एन अनप्रेसिडेंटेड की जगह यहाँ इन बोल रहे हैं, तो अनप्रेसिडेंटेड पेस तो ये भी ठीक है, एट एन अनप्रेसिडेंटेड प्लेस. ठीक है, यहाँ एट इन की जगह ज़रूरत नहीं है, पीपल एट ही होगा, पीपल के अंदर थोड़ी होगा. तो यहाँ कोई ग्रामेटिकल एरर दिख नहीं रही है. ठीक है, तो इसका आंसर मेरे को नो ग्रामेटिकल एरर लग रहा है. चेक कर लेते हैं एक बार.
तो ये नो ग्रामेटिकल एरर है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट डज द वर्ड टॉयल्ड मोस्ट लाइकली मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज? ए enjoyed वर्किंग, बी वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, सी रिफ्यूज टू वर्क एंड डी नेगोशिएटेड सैलरीज। तो देखो टॉयल्ड जब आप पैसेज पढ़ोगे तो उसका आपको मीनिंग समझ आएगा वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड, क्योंकि वर्क एक्सट्रीमली हार्ड आएगा क्योंकि कोई वर्किंग एंजॉय तो करता है नहीं। और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे जो लेबरर्स है उसके बारे में है कि कैसे उनको एक्सप्लॉइट करा गया, तो एंजॉय वर्किंग कैसे कर सकता है जब उनको एक्सप्लॉइट करा जा रहा है। तो वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड आएगा। अगर आप कॉमन सेंस यूज़ करोगे और थोड़ा पढ़ोगे पैसेज तो आपको ये समझ आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं आंसर। तो ये है वर्कड एक्सट्रीमली हार्ड। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ कंपनी परचेज मशीनरी वर्थ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020. The depreciation is charged at 10% per annum on straight line method. What will be the book value of the machinery after 3 years on 31st March 2023? तो देखो 5 लाख की मशीनरी है एंड 1 अप्रैल 2020 को ये कंपनी ने परचेज करी है। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में परचेज करा है। डेप्रिशिएशन 10% है स्ट्रेट लाइन मेथड पे, तो 10% 5 लाख का हो जाएगा आपका 50,000। तो हमें 50,000 हर साल लेस करते जाना है। एंड व्हाट विल बी द बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर्स पूछा है। तो आफ्टर 3 ईयर्स यानी 3 साल आप डेप्रिशिएशन माइनस करोगे इसमें। तो फर्स्ट ईयर 5 लाख माइनस 50,000 आपका हो जाएगा 4,50,000। फिर उसमें फिर से 50,000 माइनस करोगे सेकेंड ईयर के लिए तो 4 लाख हो जाएगा। फिर थर्ड ईयर में फिर से 50,000 आप लेस करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 3,50,000। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम। ये रहा ऑप्शन ए 3,50,000 दे रखा है, चेक कर लेते हैं। ये सही है हमारा आंसर 3,50,000। नेक्स्ट पे चलते हैं। श्याम, गोपाल एंड अर्जुन आर पार्टनर्स कैरिंग ऑन गारमेंट बिजनेस. श्याम विड्रॉज 10,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर्स. ठीक है, तो ईच क्वार्टर में अगर उसने 10,000 विड्रॉ करा है तो टोटल हो जाएगा इसका विड्रॉल जो है वो 40,000 हो जाएगा. ठीक है, गोपाल विड्रॉज गारमेंट अमाउंटिंग 15,000 टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू फ्लड विक्टिम्स and Arjun withdraws 20,000 from his capital. The partnership deed provides interest on drawings 10% per annum. Interest on drawings charged from Shyam, Gopal, Arjun at the end of the year will be. तो देखो यहाँ पे आपको जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि जो अर्जुन है इसने 20,000 विड्रॉ करे अपने कैपिटल से, तो ये ड्राइंग्स ट्रीट नहीं होगी फिर, क्योंकि उसने जो पैसा है वो अपनी कैपिटल निकाला है, तो कैपिटल के ऊपर वो उसका पैसा है, उसने दे रखा था बिजनेस को, तो उसका कोई ड्राइंग्स के ऊपर कोई इंटरेस्ट, ड्राइंग्स नहीं होगा ये. ठीक है, तो इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. तो जो अर्जुन है वो बिल पे नहीं करेगा, बिल कह रहे हो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा. तो अर्जुन का देखते हैं यहाँ पे कहीं नील है, ये रहा अर्जुन का नील है, लेकिन 2 ऑप्शंस में है. अब आते हैं हम गोपाल के ऊपर. ठीक है, तो गोपाल विड्रॉ गारमेंट्स अमाउंटिंग 15,000 टू डिस्ट्रीब्यूटेड टू फ्लड विक्टिम्स. तो ठीक है, उसने गारमेंट्स निकाला है लेकिन एट द एंड वो ड्राइंग्स है. ठीक है, तो 15,000 की ड्राइंग्स है, तो ड्राइंग्स के ऊपर जब आप चेक करोगे तो 15,000 के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करोगे. इसके बाद फिर आता है श्याम. तो श्याम ने क्या करा, 10,000 करा हर क्वार्टर के बिगिनिंग में. तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा सिंस 40,000, लेकिन 40,000 पे आप सोली पूरा अमाउंट चार्ज नहीं कर सकते कि सीधा 10% चार्ज कर दिया हमने, क्योंकि ये विड्रॉइंग हो रही है, ये जो ड्राइंग्स हो रही हैं जो उसने पैसा निकाला है वो हर क्वार्टर के बिगिनिंग में है. तो अगर अप्रैल से मान लो सेशन स्टार्ट हो रहा है आपका जो फाइनेंशियल ईयर है, तो एक जो ड्राइंग करेगा वो करेगा अप्रैल में, उसका अप्रैल का मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए. फिर नेक्स्ट विड्रॉ करेगा जुलाई में. तो जो नेक्स्ट 10,000 विड्रॉ करे उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट होगा, क्योंकि उसने 3 महीने बाद करा है ना, तो उस पर सिर्फ आप 8 मंथ्स का ही करोगे. ठीक है, 9 मंथ्स का, सॉरी. ठीक है, 3 क्वार्टर का ही चार्ज होगा. उसके जो बाद नेक्स्ट विड्रॉ होगी, ठीक है, उस वाले पे सिर्फ 6 मंथ का चार्ज होगा. एंड जो लास्ट वाला होगा उस पर इंटरेस्ट सिर्फ 3 मंथ्स का कैलकुलेट होगा. और जो फर्स्ट विड्रॉ ड्राइंग्स करी है इसने, वो फर्स्ट ड्राइंग पे ही लगेगा सिर्फ पूरे साल का इंटरेस्ट. ठीक है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में आपको ध्यान रखना है. और जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो आपका जो श्याम के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 2,500, गोपाल के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 750, एंड अर्जुन के ऊपर जो आएगा वो आएगा आपका नील. ठीक है, तो आप आगे देते हैं आंसर. तो ये हमारा आंसर है सी, 2,500, गोपाल 750 एंड अर्जुन नील. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है? कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग.
तो देखो मैनेजमेंट के फंक्शंस जो होता है वो क्या क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो लेकिन प्लानिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग नहीं होता, मतलब इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कोई फंक्शन नहीं होता, प्लानिंग होता है सिर्फ, ठीक है। तो ये जो है ये नहीं आएगा सी, तो सी है आंसर हमारा। सो हमारा 7th क्वेश्चन है, अ कंपनी डिसाइड्स टू एक्सपेंड इट्स प्रोडक्ट लाइन टू इंक्लूड इको फ्रेंडली पैकेजिंग, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो इसके अंदर आप जब देखोगे कि कंपनी ने डिसाइड करा है कि अब वो जो अपनी प्रोडक्ट लाइन में है वो इको फ्रेंडली पैकेजिंग इंक्लूड करेगी, ठीक है। तो अगर इको फ्रेंडली पैकेजिंग इंक्लूड कर रही है वो, तो वो जो है अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है, कि वो अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ये इको फ्रेंडली पैकेजिंग इंक्लूड कर रही है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कॉस्ट लीडरशिप नहीं हो, क्योंकि यहाँ लीडरशिप की कोई बात नहीं हो रही, ना डाइवर्सिफिकेशन की बात हो रही है, और ना ही ऐसे कोई मार्केट पेनिट्रेशन की कोई स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, ये आंसर है इसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ओके। नेक्स्ट है, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट इज -1.5 व्हाट डज इट सिग्निफाई। तो इसका क्या मतलब है, अगर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है -1.5 है, तो इसका जो मतलब है वो है कि डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, ये भी नहीं होगा। डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, ये भी नहीं होगा। डिमांड इज इन इलास्टिक, ये भी नहीं। डिमांड इज इलास्टिक, ठीक है। तो डिमांड इज इलास्टिक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द केनेशियन मॉडल व्हाट डज एग्रीगेट डिमांड is insufficient, what happens when aggregate demand is insufficient? A, inflation rises, B, unemployment increases, C, GDP growth accelerates, and D, economy reaches full employment, ठीक है। तो जब आपने पढ़ा होगा इस केनेशियन मॉडल, तो इसके अंदर जब एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनसफिशिएंट होती है, तो जो है अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो बी आएगा, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन्ड, सम डिसिप्लिन्ड पीपल्स आर नॉट एथलीट्स, ठीक है। कंक्लूजन 1, सम डिसिप्लिन्ड पीपल आर एथलीट्स, एंड ऑप्शन 2, ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन्ड। तो देखो ये जो है सम डिसिप्लिन्ड पीपल आर एथलीट्स, तो ऐसा थोड़ी सम डिसिप्लिन्ड पीपल आर एथलीट्स, ठीक है। बट जो ये स्टेट कंक्लूजन 2 है, ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन, ये सही है, क्योंकि फर्स्ट को फॉलो कर रहा है कि ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन, सम डिसिप्लिन पीपल आर एथलीट्स नॉट एथलीट्स, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है ये सिर्फ ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो जाएगा इसका, ठीक है, बी, ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन, क्योंकि एथलीट है अगर वो तो डिसिप्लिन तो हो गई, एंड ये रही स्टेटमेंट यहाँ भी यही है, ऑल एथलीट्स आर डिसिप्लिन। तो स्टेटमेंट 2 फॉलो कर रहा है सिर्फ, स्टेटमेंट कंक्लूजन 1 नहीं, तो ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टेटमेंट सम बुक्स आर नोटबुक्स, नो नोटबुक इज अ डिक्शनरी। कंक्लूजन सम बुक्स आर नॉट डिक्शनरीज, ऑल डिक्शनरीज आर बुक्स, ठीक है। तो यहाँ पे तो ना 1 कंक्लूजन फॉलो कर रहा है ना 2nd कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, ठीक है। ऑल डिक्शनरीज आर बुक्स कहीं है यहाँ, ऑल डिक्शनरीज आर बुक्स, यहाँ नोटबुक की बात हो रही है, और नो नोटबुक इज अ डिक्शनरी है यहाँ, तो यहाँ ऑल डिक्शनरीज आर बुक्स लिखा है, ठीक है। एंड सेम यहाँ पे सम बुक्स आर नॉट डिक्शनरीज, यहाँ पे सम बुक्स आर नोटबुक्स की बात हो रही है, तो कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करा, तो नाइदर 1 नॉट 2 फॉलो, ठीक है, डी। तो ये हमारा डी आंसर। नेक्स्ट 12th पे चलते हैं। A train moving at 90 km per hour takes 36 seconds to cross a bridge. If the length of the train is 450 meters, what is the length of the bridge? ठीक है, तो इसका जो है आंसर आप पहले देखो, ये मीटर्स में दे रखा है, सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, जो सारी यूनिट्स दे रखी हैं वो एक हो, और अगर एक नहीं है तो आप पहले उसको एक में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तो यहाँ मीटर्स में दे रखा है, यहाँ सेकंड्स में दे रखा है, तो पहले आप स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप सॉल्व करो, उससे आपको जो है आसानी होगी करने में, क्योंकि आंसर तो एट द मीटर में ही आएगा। अब व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज पूछा है, तो ऐसा है नहीं कि अगर मीटर्स में ही आएगी जनरल लेंथ, अगर बहुत ज़्यादा भी आएगी, 1.2 किलोमीटर्स भी है, तो आप उसको 1200 मीटर्स लिख सकते हो, ठीक है। नहीं, ऑप्शन में मीटर्स में ही दे रखा है, तो एट द एंड जब आंसर मीटर्स में ही है तो आप पहले किलोमीटर को मीटर में कर लो कन्वर्ट,
उसके बाद आप करना क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो है आपका ब्रिज की लेंथ जो निकल के आएगी वो आएगी 450 मीटर्स, ठीक है, 450 मीटर्स आएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आंसर चेक करते हैं, 450 मीटर्स है सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 240 इफ देयर HCF इज 20 एंड LCM इज 1200, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। तो LCM होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो आपको निकालना आता होगा, ये तो 6-7 में करवाते हैं, ठीक है। तो 6-7 का क्वेश्चन है यार ये तो। एंड उनका सम जो है वो है 240। तो आपको अगर मान लो नहीं समझ आ रहा है कि कैसे हो, तो आप या तो सबका LCM या HCF निकाल के देख लो, किसका किसका HCF 20 आ रहा है एंड किसका LCM 1200 आ रहा है। जिसका आ गया वो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 60 एंड 180, ऑप्शन ए, ठीक है, क्योंकि इसका जो LCM आएगा वो 1200 आएगा एंड HCF 20, एंड जब आप इसका सम करोगे तो 240 आएगा, ठीक है। वैसे तो सबका ही सम यहाँ 240 आएगा, 120 प्लस 120 240, 100 प्लस 140, ठीक है। बट ये आंसर आएगा आपका 60 एंड 180, ठीक है। इजी क्वेश्चन, आई डोंट थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत थी। नेक्स्ट, विच इंडियन मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आर्यभट्टा, ऑप्शन बी ब्रह्मगुप्ता, ऑप्शन सी भास्करा 1 एंड ऑप्शन डी वाराहमिहिरा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जल्दबाजी के चक्कर में जीरो सुन के आप आर्यभट्टा मार्क करके मत आ जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसका आंसर आर्यभट्टा नहीं है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लाइन को ध्यान से पढ़ो, विच इंडियन मैथमेटिशियन इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो टू द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, जीरो से सीधा लोग आर्यभट्टा को लिंक कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या है, इंट्रोड्यूस्ड पूछा है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस्ड पूछा है तो यहाँ पे ब्रह्मगुप्त आएगा। 15, द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स was introduced by which of the British गवर्नर जनरल, ठीक है। तो कौन से ब्रिटिश जनरल ने ये कराया, तो आपने ये बुक्स में पढ़ा होगा यार, ये आई थिंक हिस्ट्री की बुक्स में है, हमारी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, और वैसे ही जीके का क्वेश्चन भी बनता है। इसका आंसर जो है आपका आएगा लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। चेक कर लेते हैं, हाँ तो लॉर्ड डलहौजी है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।